हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल क्रैकर्स में। इससे पहले जैसे मैंने बताया था, जो यूट्यूब के माध्यम से मैंने वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ, जो एक मोटिवेशनल स्पीच थी और हम किस प्रकार से अपनी सक्सेस को पाने के लिए हम किस प्रकार से हम छोटे गोल निर्धारित करते हैं और गोल के बाद आगे दी मैंने बहुत सारी बातें उसमें डिस्कस की थी। मैं दोबारा उनको डिस्कस करना नहीं चाहूँगा यहाँ पर, और तो आपने उसमें देखा होगा या देख लें। अब जो हमारी बात जो रहेगी, जैसा मैंने कहा था कि मैं जो वीडियो आपको साथ शेयर करूंगा वो मेरी जो है टेट और सी टेट से रिलेटेड होंगी। तो मैं वहीं से अब आप शुरुआत करने जा रहा हूं अपनी इस वीडियो की। जो उसको शुरुआत करने से पहले एक्चुअली क्या है कि टेट या सी टेट में क्या आता है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है ना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको समझने से पहले, चूँकि साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है CDP, छोटा सा पार्ट है CDP, बट हम उसको जानने से पहले हम ये देखेंगे कि CDP कहाँ से इसकी ओरिजिन हुआ CDP का। और उसमें भी चूँकि ये साइको की ही एक ब्रांच है या उसी के अंतर्गत चूँकि आती है ये, तो हम इसमें ये देखना चाहेंगे आखिरकार साइकोलॉजी कहाँ से ओरिजिन हुई, उसकी हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की। तो हम आज इस यूट्यूब के माध्यम से आपको हम यही बताने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से आई। अब मैंने, चूँकि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जो मैंने ये लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि जैसे आप लोगों को देखते समय या आपका टाइम स्पेंड ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पहले से मैंने इसको मैं लिख दिया है ऑलरेडी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है क्लियर, जो साइकोलॉजी है यानी जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान दरअसल में पहले कभी दर्शन शास्त्र की ही एक अलग जो है ब्रांच होती थी, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही आता था ये। इसमें कोई अलग से इसकी ब्रांच नहीं थी, साइकोलॉजी नाम का कोई शब्द ही नहीं था, ऐसे समझ लें आप। फिलॉसफी ही एक मेन जो विषय होता था और उसके अंदर ही ये चीज़ कहीं ना कहीं मतलब उसमें आती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि 16वीं शताब्दी तक आते आते, और बल्कि अभी मैं थोड़ी बात से पहले एक बात और कहूँगा, ये साइकोलॉजी वर्ड है, ठीक है, ये एक अंग्रेजी का वर्ड है ना, सब लोग देख पा रहे हैं साइकोलॉजी। तो हिंदी में जैसे हम कहते हैं मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है, मन का विज्ञान। तो मन का विज्ञान जो है, चूँकि अभी यूनानी जो शब्द हैं, इस साइकोलॉजी की जो ओरिजिन हुआ है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो साइके और लोगस से हुई है। ओके, तो साइके और लोगस क्या है? साइके का मतलब है सोल यानी आत्मा, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी यानी उसका अध्ययन करना। तो साइके यानी आत्मा और ये अध्ययन यानी आत्मा का अध्ययन करना। तो इन वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ कि ये ऐसी ब्रांच है ना, अध्ययन की एक ऐसी शाखा जिसके अंदर क्या है, आत्मा का या मन का अध्ययन किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, मनोविज्ञान कहलाती है, साइकोलॉजी कहलाती है। ओके, लेकिन तो ये अब मैं जो यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे अब ये साइकोलॉजी किस प्रकार से अस्तित्व में आई, किस प्रकार से ये फिलॉसफी से अलग हुई, दर्शन शास्त्र से कैसे एक अपना स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान अलग हुआ। तो उसमें सबसे पहले इसको जो शुरू में जाना जाता है, इसका सफ़र जो शुरू होता है वो लगभग यहाँ से शुरू होता है, आत्मा के विज्ञान के रूप में। उस समय 16वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु और ये आपके सुकरात, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध था। तो उस समय क्या है, 16वीं शताब्दी के आसपास में इसको उन्होंने आत्मा के विज्ञान के रूप में ही स्वीकार किया। जो यूनानी फिलोसफर थे उन्होंने जो था इसके लिए देखा कि भाई ये एक ऐसी क्या ब्रांच हो सकती है साइकोलॉजी, कि इसको क्या कहा उन्होंने, आत्मा का विज्ञान कहा, जिसमें ये प्लेटो, अरस्तु नाम में आप देख रहे होंगे, है ना, डेकार्टे और सोक्रेटिस भी इसमें आते हैं। और भी साइंटिस्ट हो सकते हैं, बट इनका नाम थोड़ा सा मेन है, जिन्होंने ज़्यादा इस पर काम किया है, जिसके बारे में ज़्यादा सोचा है। तो आत्मा अब चूँकि धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के अंत तक इनका ये नाम भी ख़त्म हो गया, यानी इसको जो शुरू में जैसे जाना गया कि आत्मा के विज्ञान के रूप में, तो एक्चुअली हुआ क्या कि आत्मा का विज्ञान, तो आत्मा का विज्ञान, आत्मा ये इसलिए थ्योरी इनकी फेल हो गई क्योंकि साइको के अंदर अब आत्मा, या जनरली हम कहें कि भाई आत्मा को ना तो उसके स्वरूप को देखा जा सकता है, उसका रंग रूप कैसा है, तो यानी उसकी स्टडी करने में जब हम उसको देख नहीं सकते, उसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये उनकी थ्योरी फेल होगी कि भाई मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कैसे कहा जा सकता है जब हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। ओके, तो हम फिर ये अगली बार फिर नेक्स्ट धीरे धीरे अब इसमें और आगे कंटिन्यू अपने विचार रखते रहे, और धीरे धीरे फिर क्या 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी के अंत तक क्या हुआ, विलियम वुंड और टिंचनर ने इसको एक नए दूसरे नाम से जाना कि भाई साइकोलॉजी क्या है, ये आत्मा का विज्ञान नहीं है,
ये क्या है, एक मन का विज्ञान है। यानी इसको अब क्या हुआ, 7वीं शताब्दी में इसको मन के विज्ञान के रूप में स्वीकार कर किया जाने लगा, जिसमें विलियम वुंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और मैं ही बता दूं, विलियम वुंट को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि विलियम वुंट ने ही बहुत ज़्यादा काम किया था मनोविज्ञान के रूप में, और इसका जो एक जो कह सकते हैं जो इसकी उत्पत्ति है, और एक स्वतंत्र मनोविज्ञान के रूप में इसने एक विषय के रूप में मतलब सभी के सामने आया, तो उसमें विलियम वुंट का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी समय इन्होंने लगभग जर्मनी के लिप्जिग शहर था 1879 में, उन्होंने एक प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की, जिसमें बहुत सारे साइकोलॉजी से रिलेटेड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जो हम आगे नए किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर इसलिए इनको चूँकि ज़्यादा काम किया है, आप जानते हैं कि जो ज़्यादा काम करता है उससे उसी को जाता है, ऐसा नहीं, और भी साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, बट फादर ऑफ साइकोलॉजी जो नाम आता है इम्पॉर्टेंट भी है। और कभी कभी यहाँ पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था इसमें, तो विलियम वुंट को क्या कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो ओवरऑल क्या था कि इन लोगों ने क्या कहा, इसको मन का विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया। तो मन का विज्ञान, तो वही बात चूँकि जो आत्मा के संदर्भ में बात आई, वही बात इनके मन के विज्ञान के रूप में इन लोगों के सामने आई। और इसके बाद जो साइकोलॉजिस्ट थे, वो विचारक थे, वो इस बात से भी सहमत नहीं थे कि भाई साइकोलॉजी ना तो आत्मा का विज्ञान, चूँकि आत्मा को नहीं आने, वो जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाया। फिर बाद में आप लोग कह रहे हैं कि भाई मन का विज्ञान है, तो ये कैसे पॉसिबल है, मन का विज्ञान है, मन की भी संरचना को हम नहीं देख सकते, मन के स्वरूप को हम नहीं देख सकते, साइंस उतनी उस समय डेवलप नहीं थी कि जो मन की स्ट्रक्चर को जान लें, और अगर जान भी लें अगर मन के स्ट्रक्चर, तो उसकी स्ट्रक्चर को जानने से हम व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है, उसके मन में क्या फैक्ट्स आ रहे हैं, तो उन फैक्ट्स को हम समझ नहीं सकते। तो हम मन के विज्ञान के रूप में इसको कैसे जान सकते हैं, भाई नाम तो है मनोविज्ञान है, बट मन के विज्ञान के रूप में इसको कैसे जान सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये थ्योरी भी इनकी फेल हो गई कि नहीं भाई, ये भी मतलब फेल से मतलब यहाँ पर ये है कि ये बात भी कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाई कि आखिर साइकोलॉजी में करना क्या है ना। आत्मा का अध्ययन, तो आत्मा का अध्ययन तो हम कर नहीं सकते, और क्या करेंगे उसमें, ऐसे मन के रूप में हम जानते हैं, स्वीकार कर लें अगर इसको, तो मन का क्या स्वरूप क्या होगा, किसी व्यक्ति के मन के बारे में बातें हम कैसे जान पाएंगे, आदि आदि ये सब बातें ये विचारक जो थे वो उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, अब हम आगे चलते हैं तीसरा। फिर तीसरे और विचारक आए इसमें, जिन्होंने और इस पर आगे काम किया और सोचा इस संदर्भ में। तब उन्होंने 18वीं शताब्दी के आरंभ में विलियम जेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है विलियम जेम्स, जो नाम है विलियम जेम्स, ये इन्होंने इसको मनोविज्ञान को चेतना के रूप में स्वीकार किया। यानी कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, चेतना, यानी हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, तो हमारे क्या है, चेतन स्वरूप में है। कोई भी जीव जंतु प्राणी है तो क्या है, वो इधर उधर चलता फिरता है या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, तो क्या है, वो उसकी चेतना है। अगर हम बेहोश हो जाएं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से हम क्या है, जब चेतन स्वरूप होते हैं, यानी हम चेतनशील रहते हैं, किसी कार्य करने की अवस्था में होते हैं, तब हम जान सकते हैं कि हाँ कोई व्यक्ति किसके मन में क्या बात चल रही है, वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, यानी चेतन। तो उसको उसके मन की बात में आ रही है, उसके मन में क्या चेतना आ रही है, और मन चूंकि कंट्रोल करता है बॉडी के, इसीलिए उसमें क्या है कि मन क्या मैसेज कन्वे करेगा, तो वो चेतना के स्वरूप में हमें कहीं ना कहीं दिखाई देगा। व्यक्ति कौन कौन से कार्य करने में इंटरेस्ट दिखाता है, उसकी और हॉबीज़ क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें विलियम जेम्स और इनके समर्थकों ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई वास्तव में इसको हम चेतना के विज्ञान के रूप में जान सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं या और भी विचारक जो थे, वो अभी भी पूर्ण रूप से सेटिस्फाई नहीं थे इनके बारे में। उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं, ये अभी भी हम नहीं सकते कि चेतना, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ेंगे, फ्राइड ने भी कहा है कि जो मस्तिष्क है उसके तीन तरह का काम करता है मस्तिष्क, तीन तरह के पार्ट होते हैं, जैसे हम चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की अवस्था कहते हैं। वो मन की अवस्था में उन्होंने डिस्कस किया है, हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो उन्होंने ये बात कही, तो भाई इस चीज़ को सबको जानना समझना, तो वो भी मतलब थोड़ा ठोस प्रमाण नहीं दे सके ओवरऑल। बट अब आगे हम और चले और हम पहुँचे 19वीं शताब्दी तक। तो 19वीं शताब्दी तक आते आते इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में एक्सेप्ट किया जाने लगा। व्यवहार का विज्ञान जो कि चेतना से ही रिलेटेड है, चेतना होगी तभी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, तभी हम कोई ना कोई व्यवहार करते हैं। तो चेतना जो चूँकि उसी का सही इसका आगे काम हुआ, और उन्होंने एक नाम दे दिया कि व्यवहार, कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान जो है एक व्यवहार का विज्ञान है। तो व्यवहार, हम जब भी कोई काम करते हैं तो क्या है, हम किसी के मन में क्या बात चल रही है, कोई व्यक्ति क्या सोचता है, कोई व्यक्ति कैसे कार्य करता है, ये हम सब क्या जानते हैं, केवल हम उसके व्यवहार से ही जान सकते हैं। तो मनोविज्ञान क्या हुआ, मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहार का विज्ञान है। कोई भी जीव जंतु प्राणी किस प्रकार की एक्टिविटी करेगा, किस तरह से सोचता है, किस तरह से अपना जीवन यापन करता है ना,
तो वो सब क्या है, उसके व्यवहार से आती है वो चीज़। तो हम व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यवहार में बहुत सारी हम चीज़ें देख लेते हैं, हर व्यक्ति का सोचने का ढंग अलग होता है, कार्य करने का ढंग अलग होता है। तो ये सब क्या है, उसके मन की है, ये चेतना स्वरूप है। तो उसके मन में ये बातें चल रही होती है, तो हम तभी जानते हैं कि हाँ भाई इसके मन में क्या है। तो ये साइकोलॉजी जो वर्ड आया, तो अब ये इसको ये एक्सेप्टेबल हुई ये बात, सभी विचारकों ने, सभी समर्थकों ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। और जिसमें वॉटसन, जो आप देख रहे हैं नाम वॉटसन, सुना है आप सभी लोगों ने, जेबी वॉटसन एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उनके समर्थक वुडवर्थ और स्किनर ने भी आगे इसमें बहुत कार्य किया है। तो वॉटसन ने कहा, वॉटसन ने तो यहाँ भी कहा था व्यवहार के रूप में कि अगर आप मुझे एक बालक दे दें तो मैं जो चाहूँ उसको बना सकता हूँ। मतलब उनका कहने का ये था कि अगर हम बालक को अपनी तरह से उसको किसी भी ऐसे माहौल में रख दें तो बच्चा जैसा चाहे वैसा बन सकता है। तो उन्होंने इसलिए, क्योंकि वो कहते हैं कि व्यवहार का, एटमॉस्फेयर का उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उस चीज़ पर। तो व्यवहार हम जैसा बच्चा देखेगा, जैसा समझेगा, वो उसी पर व्यवहार करेगा, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। बट हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की, तो यहाँ पर जो मनोविज्ञान क्या हुआ, व्यवहार का विज्ञान, यानी अंत में व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको जाना जाने लगा। ठीक है, तो जिसमें वाटसन इसके प्रमुख है। कभी कभी बहुत एक नंबर क्वेश्चन आता है। ये सब बात मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी चल रही तो आप इसको भाई हिस्ट्री और हम एक जनरली छोड़ दें। आप, मैं समझता हूँ, अगर आप, मेरी सजेशन आप लोगों से ये है कि मैं इसलिए थोड़ा धीमे भी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जिससे आप इनको बाकायदे पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट भी कर लें, है ना। बड़ी इजीली आप इनको नोट्स कर सकते हैं। पहले से लिखने का मतलब ही मेरा यही रहता है, जिससे आप इनको बड़ी इजीली आप इनको पॉइंट आउट कर सकें। तो और करें भी, अगर वास्तव में रियली आगे कुछ करना चाहते हैं तो इनको पॉइंट आउट करें। तो व्यवहार के विज्ञान के रूप में और चेतना के विज्ञान रूप में इनमें से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन रहा है, चेतना के विज्ञान के रूप में किसका नाम प्रमुख है, 4 विकल्प आ गए, कौन नहीं है, या चेतना के विज्ञान के रूप में किसने स्वीकार किया है मनोविज्ञान के लिए, या वॉटसन किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, है ना। तो ये सब बातें इसमें आ चुकी हैं और इसीलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इसमें और अभी आगे और बात है जो हम अभी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसमें बात आई व्यवहार। अब इसमें एक कोटेशन है इसमें वुडवर्थ की, जो वुडवर्थ ने बाद में इन्होंने कोटेशन दी है, इससे रिलेटेड मैं आपको अभी कोटेशन भी नोट कराऊंगा। तो उसमें कोटेशन में एक बात कही है वुडवर्थ ने बहुत अच्छी, उन्होंने इन चारों को मिलाकर एक कंक्लूजन निकाला। उसमें कहा है इन्होंने कि देखिएगा, जो सबसे पहले साइकोलॉजी ने क्या कहा, आपने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब वो क्या है, अपने व्यवहार के रूप में जाना जाता है। ये वुडवर्थ की कोटेशन बहुत आती है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो और जनरली याद करने की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा ऐसी ईजी है, क्योंकि आत्मा है, फिर मन है, फिर क्या है, चेतना आई, और फिर क्या हुआ, व्यवहार हुआ। तो आधुनिक स्वरूप में कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम साइकोलॉजी को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। ओके, अब हम इसमें आगे जो डिस्कस करेंगे वो अब हम करेंगे कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई और क्या हुआ। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं। आपसे बात चल रही थी हमारी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की, तो मैं ये सारी बात आपसे भी डिस्कस होंगी। अब मैं इसमें ये बात कहूँगा कि जो इससे रिलेटेड जो साइको की डेफिनेशंस हैं, जो कोटेशंस हैं, वो मैंने कुछ आप लोगों के यहाँ नोट कर दिए हैं और आप इसको पॉइंट आउट कर लें। अभी मैंने एक मिक्सअप डेफिनेशन आपको बताई थी, जो बताई थी मैंने कि सबसे पहले साइको ने क्या कहा, जो मनोविज्ञान ने अपने आत्मा का त्याग किया, फिर अपने उसका मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और बाद में अब वो अपने व्यवहार के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने कही थी। ध्यान रखना इस बात के लिए, मैंने नोट नहीं की है, उसने चूँकि लंबी डेफिनेशन थी इसलिए नोट नहीं की मैंने। अब आगे उसी में आप देखेंगे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन जो पूछी जा चुकी हैं पहले, तो उसमें क्या है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है ना। ये किसने कहा है, कॉल्सनिक ने, है ना। जैसे बात आ चुकी है, बहुत बार अभी डिस्कस हो चुकी है आपसे कि क्या है, ये मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो ये बात कॉल्सनिक की हो गई, हम व्यवहार के रूप से किसी को जान सकते हैं। दूसरी बात, एक साइकोलॉजिस्ट स्किनर हैं जिन्होंने ये बात कही है कि मानव विज्ञान क्या है, व्यवहार और अनुभव। इन्होंने एक्सपीरियंस और जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि व्यवहार के साथ साथ क्या होते हैं, व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस भी मिलते हैं। हर आदमी नए नए तरीके से नई नई परिस्थिति में जाकर अपने अपने अनुभव करता है, तो उसके एक्सपीरियंस भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके आधार पर ही हम अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो वो हमारे एक्सपीरियंस ही होते हैं जो हम कार्य करने को बाध्य करते हैं कि हमें किस परिस्थिति में कैसा काम करना चाहिए। तो दोनों चीज़ें इन्होंने इंक्लूड कर दी, और इन्होंने ज़्यादा थोड़ा सा काम किया तो उन्होंने अपनी तरफ से बात, अपने जो रिजल्ट थे उनके आधार पर अनुभव वाली बातें उन्होंने और इसमें जोड़ दी। तीसरी चीज़ आती है, तीसरी डेफिनेशन है आपकी वॉटसन की। तो वॉटसन का चूँकि नाम ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है।
तो व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। व्यवहार, इन्होंने सारी बात क्या है, व्यवहार को ही मोटिव बनाई है। व्यवहार की जैसा व्यवहार वाला करता है, जैसा कोई भी व्यक्ति व्यवहार करता है, तो वो उसको उन्होंने क्या कहा, वो वॉटसन ने ही इसको डेफिनेशन दी है। और चूंकि इन्होंने इस पर बहुत काम किया था व्यवहार के रूप में, वो आप आगे देखेंगे। तो ये जो बात आती है धनात्मक, इनका क्या आ गया यहाँ पर धनात्मक, यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपीरियंस आ गया। तो थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस हैं, थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। फिर क्या आती है नेक्स्ट है मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आचरण और व्यवहार का विज्ञान है ना। मनोविज्ञान क्या है, आचरण और व्यवहार का मनोविज्ञान है। इन्होंने भी लगभग वही बात दोहराई है, कोई इसमें नई ऐसी बात नहीं है ये इन्होंने, बट शब्दों का हेर फेर हो गया है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। फिर क्या है, फ्राइड। सिगमंड फ्राइड जो थे, इन्होंने मन के ऊपर बहुत काम किया था, मन की अवस्थाओं के बारे में बहुत बताया था। तो इन्होंने मन को क्या कहा है कि जो मनोविज्ञान है वो हमारा क्या है, चेतन और अचेतन का विज्ञान है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी की और बहुत सारी ब्रांचेज भी आई हैं, बट हमें उनसे कोई इतना मतलब नहीं है अभी। जो हमारे काम की जो वो है, वो हमारे क्या आता है, शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान ही साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, उसके बारे में अब आप पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि इसमें जो आपने कोटेशन नोट की थी मनोविज्ञान की, अब उसी में हम देखते हैं कि मनोविज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, बट यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ब्रांच, वो क्या आती है हमारी, और शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है ना। तो शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, ये भी हम अगर हम अंग्रेजी की दृष्टि से देखें तो क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं अंग्रेजी में इसके लिए हम। तो एजुकेशन साइकोलॉजी यानी एजुकेशन से मतलब क्या होगा कि ये क्या है, शिक्षा है ना। तो ये एजुकेशन में क्या करता है कि हम जो शिक्षा लेते हैं, तो उस शिक्षा के जरिए क्या होता है, हमारे व्यवहार का परिवर्तन होता है या व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, हम जैसे हम करते हैं, क्योंकि अब आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे, या जीव जंतुओं को ले लें हम, या जो पशु हैं, क्या है, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, उनका ताल्लुकात नहीं, तो क्या है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो भी सीख जाती हैं। ऐसा नहीं है उन्हें भी सिखाया तो वो भी बहुत सीख जाते हैं, लेकिन और सीखने से क्या है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। और खासकर से आप देखेंगे इसमें मनोविज्ञान में जो भी हमारे जो अधिगम की जो लर्निंग की जो थ्योरीज हैं, उसमें मोस्टली एनिमल पर ही ज़्यादातर जो है उस पर प्रयोग किए गए हैं, एनिमल पर। और जनरली नॉर्मली कंडीशन में भी एनिमल पर ही प्रयोग करे जाते हैं, तभी वो आकर ह्यूमन बींग्स पर उनका इम्प्लीकेशन होता है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि जब एनिमल बदल सकता है, तो इसी प्रकार से एजुकेशन के द्वारा क्या है, तो मानव के व्यवहार में जो चेंज आता है, तो व्यवहार का परिवर्तन या व्यवहार में परिवर्तन। और साइकोलॉजी क्या करती है, उस व्यवहार का अध्ययन करती है। जैसे अभी आपने सबने पढ़ा है कि साइकोलॉजी में क्या होता है कि व्यवहार का अध्ययन करने वाली शाखा है। तो वो क्या हुआ कि एजुकेशन ने हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन किया, तो वो परिवर्तन किया और उसमें क्या परिवर्तन आया और उसमें कितना परिवर्तन होना चाहिए या उसकी में और क्या आवश्यकता है, इन सब बातों को क्या करती है, साइकोलॉजी देखती है। तो दोनों का मिला जुला रूप है शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान में क्या आता है कि शैक्षिक परिस्थिति के संदर्भ में, है ना, शैक्षिक परिस्थिति के संदर्भ में मानव व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाती है, एजुकेशन साइकोलॉजी कहलाती है। तो इसमें हम बहुत सारी बातें देखेंगे, बहुत सारी बात हम ज़्यादा मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि होता क्या है कि आप लोगों की दृष्टि से मैं साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, इसलिए आपसे जो रिलेटेड जो मेन फैक्ट्स हैं मैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा केवल यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि इसका अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री हल्की सी बताऊँगा आपके लिए कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि पेस्टोलॉजी थे, हर्बर्ट थे, फ्रावेल आदि, आप देखेंगे कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया। तो इन्होंने देखा कि अभी शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने बहुत सारे काम किए। तो शिक्षा के संदर्भ में जो काम हुए हैं तो वो इन्होंने किए, तो इनका नाम इससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो दूसरा जो नाम इसमें आता है वो क्या आता है, रूसो। तो रूसो जो भी क्या थे, एक प्रकृतिवादी थे। आगे इसमें आप देखेंगे फिलॉसफी में शायद आपके इसमें नहीं है, कोर्स सिलेबस में नहीं आता ये चीज़। तो जो नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवादी, रूसो क्या था, एक प्रकृतिवादी फिलॉसफर रहे हैं। तो इन्होंने क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ज़्यादा बात कही है, बच्चों को ज़्यादा फोकस माना है कि हमारी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड, इससे पहले क्या होता था कि टीचर को ज़्यादा वरीयता दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि वरीयता आज नहीं है, बट क्या है कि एजुकेशन इस तरह की हो कि जो हमारी क्या हो, बच्चे पर केंद्रित हो। बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की हॉबीज़ क्या है, बच्चे की एटीट्यूड क्या है, बच्चे के एप्टीट्यूड क्या है, इन सब बातों को देखते हुए जब उन्होंने इतना काम किया कि अभी बच्चे की जो शिक्षा है वो एक प्रकृति के संदर्भ के
परिस्थिति में होनी चाहिए। तो उसमें एक बहुत ज़्यादा क्रांति आ गई इस तरह से। तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति आई वो रूसों ने दी। जब रूसो आए तभी से और बहुत सा साइक्लोस लग गया भाई इसमें एजुकेशन में, अरे भाई इसमें एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। तो ये एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और भी ज़्यादा। बट इनसे पहले भी थॉर्नडाइक जो है, स्टर्नले हॉल हैं, है ना, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कार्य किया और थॉर्नडाइक ने तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, है ना। तो थॉर्नडाइक का नाम ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो उन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी को जो है, जो बहुत सारे आप देखेंगे, आपने पढ़े भी होंगे शायद, कि उन्होंने जो दिया था तमाम तरह की लर्निंग थ्योरीज दी हैं और कितने मतलब प्रयोग किए हैं जानवरों पर, और उसके बाद में उनके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, है ना, वो बहुत ज़रूरी है, बताएंगे आप लोगों के लिए। तो उसमें क्या है, ये चीज़ जो उन्होंने थॉर्नडाइक ने किया है, तो इसमें इसलिए थॉर्नडाइक को इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं हम, थॉर्नडाइक के लिए फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। थॉर्नडाइक क्या है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। ध्यान रहे, जो हमने बताया था कि खाली साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, विलियम बुंट, लेकिन एजुकेशन साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, थॉर्नडाइक हैं। ठीक है, अब ये तो थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री हो गई बैकग्राउंड की, कि किस तरह से एक मनोविज्ञान से शैक्षिक मनोविज्ञान का उदय हुआ है और उसमें कितना कितना सभी ने अपना अपना योगदान दिया और किस तरह से आज वो कितना कारगर है। और आप देखते भी हैं कि आधुनिक परिस्थिति के संदर्भ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा योगदान है एजुकेशन साइकोलॉजी का। अगर शायद एजुकेशन साइकोलॉजी ना होती तो हम ये नहीं समझ पाते कि हम एक बच्चों को, उनकी हैबिट्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम आज जो हम देख रहे हैं कि सारा सिलेबस हमारा चेंज हो चुका है। तो ये सब ये जब इसमें पाठ्यक्रम में चेंजमेंट होता है तो तब हम क्या कहते हैं, वो हमें क्या बताती है, हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी ही बताती है। वो हमें एक दिशा देती है कि हमें किस प्रकार से बच्चों के लिहाज से हमें पाठ्यक्रम तैयार करना है, हमारा समय परिस्थिति किस प्रकार की रही हैं, तो उसके हिसाब से पाठ्यक्रम में जो भी परिवर्तन आते हैं वो सब हमारे क्या हैं, वो सब हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से ही करने होते हैं। इसलिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसीलिए आपके जो सिलेबस में इस बात को रखा गया है, जो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी जो आपको CDP का आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो उसमें आप जो देखते हैं कि बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है, तो वो चीज़ यहीं से आई है कि बाल विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होती तो आपके सिलेबस में क्यों रखी जाती वो चीज़। तो बच्चे के व्यवहार को जानना, आप बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाएंगे, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, तो जब तक आप बच्चों के इंटरेस्ट को नहीं जानेंगे, बच्चा बनकर उसकी सोच तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक बच्चे को आप अपनी बात डिलीवर नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि एडम्स ने शुरू में कहा था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है ना, वो शिक्षा प्रक्रिया है। तो शिक्षा प्रक्रिया क्या है, उन्होंने एक बाईपोलर प्रोसेस माना, यानी केवल उसमें क्या हुआ कि एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है, यानी स्टूडेंट और टीचर। जो भी प्रोसेस चलता है वो स्टूडेंट और टीचर के बीच में चलता है। तो इन्होंने इसको क्या कहा, बाईपोलर प्रोसेस कहा है ना। यानी शिक्षा क्या है, एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, बाईपोलर प्रोसेस है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में भी इंटरेक्शन होता रहता है, तो ये इसलिए उन दोनों के बीच में उन्होंने बाउंड कर दिया उस चीज़ के लिए। बट इन्हीं के जो शिष्य थे एडम्स के आगे, जॉन डीवी, तो जॉन डीवी ने इसमें एक और इसमें पोल जोड़ दिया, जिसको हम कहते हैं करिकुलम, पाठ्यक्रम, है ना। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, तीसरा जो पोल है हमारा वो क्या है, पाठ्यक्रम है। तो इसमें यानी इनका कहना ये था, जॉन डीवी का, देखिए कि शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में इंटरेक्शन तो हो रहा है, बट इंटरेक्शन किस चीज़ को लेकर है, इंटरेक्शन है पाठ्यक्रम को लेकर, उसके कंटेंट को लेकर, पाठ्य वस्तु को लेकर, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो वो यानी आपके और स्टूडेंट के बीच में जो डिस्कशन चल रहा है वो किसके माध्यम से चल रहा है, वो करिकुलम के माध्यम से चलता है ना। आपको कोई ना कोई कंटेंट आप रखते हैं, कोई ना कोई टॉपिक आप रखते हैं, तो उसके संदर्भ में ही आपसे और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि शिक्षा जो क्या है, एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी ट्राईपोलर प्रोसेस है। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ें तो इसकी कुछ एक दो डेफिनेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इससे डेफिनेशन नहीं आती हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन एक आध बार कहीं आ गई है, इसलिए मैंने इसको नोट आउट कर दिया है और आप भी इसे नोट कर लें। जिसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि शिक्षण से संबंधित विज्ञान है। तो सब जानते ही हैं कि भाई शिक्षण से संबंधित, शिक्षण प्रक्रिया में क्या सुधार हो सकता है, क्या और हमें सिलेबस कर सकते हैं, इसमें क्या इसमें मेथड यूज करते हैं, क्या इसमें स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। तो ये इस संदर्भ में बात कही है, तो ये इसकरण ने कही है कोटेशन। दूसरी बात आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का, है ना, शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। हम शिक्षा के क्रम में किस प्रकार से रखते हैं, बच्चे को पहले कौन सी चीज़ सिखाई जाए, फिर आप आगे इसमें एक चीज़ आती है, आपके शिक्षण सूत्र आते हैं,
है ना, टीचिंग मैगजीन्स आते हैं जो आप देखेंगे कि हम एजुकेशन को किस से किधर की ओर चलानी चाहिए। जैसे बहुत से आपने सुने होंगे, जैसे सरल से कठिन की ओर है, आगमन से निगमन की ओर है ना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर है। तो ये अभी आप देखेंगे, मैं एक वीडियो में दूंगा इनसे सबके लिए बारी बारी से, तो वहाँ देखेंगे तो वो ही मतलब है कि क्रमबद्ध अध्ययन है, एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आप बच्चों को आप जब सिखाते हैं तो कोई एकदम से बहुत हार्ड बात बच्चा नहीं सीख पाता है, नेचुरली भी है। तो पहले हम क्या है उसको ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में हम देते हैं, उसके बाद हम उसको पूरा ज्ञान देते हैं। और जैसे आप देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें क्या हैं छोटे से पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या है उनमें डेप्थ आती चली जाती है, ब्रॉड होती चली जाती है वो। तो वही चीज़ें का क्या है उसका एक क्रमबद्ध अध्ययन है। ये स्टीफन की कोटेशन है जो इससे रिलेटेड है, और भी थी बट मैंने इसको जो इम्पोर्टेंट है वही आपको सामने बताई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप मेरे इस चैनल को आपने एंड तक बहुत ध्यान से देखा होगा। तो आज हमारी ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित जो टॉपिक था वो मैंने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया है। इसमें और ज़्यादा बताने को नहीं है। अब आप इसमें एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखें, मेरी जो भी कोई वीडियो देखें आप उसके लिए उसमें अपने कमेंट्स जरूर लिखें उसमें, जैसे क्या आपको अभी और क्या चाहिए। हालांकि अभी आपको इसको मतलब इससे रिलेटेड आपके लिए और क्या चीज़ हो सकती है, क्योंकि टेक्निकल इशू भी होता है कभी कभी यूट्यूब पर डालना अपने आप में बड़ा टेक्निकल इशू है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं हूँ मैं, एक बड़े कॉमन सी कंडीशन में मैंने ये सब चीज़ आप लोगों ने तैयार किया है। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक यूट्यूब के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम कहीं कोचिंग में पढ़ाते हैं कहीं पढ़ाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा वहाँ लिमिटेड होते हैं, बट एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है आजकल टेक्नोलॉजी का, तो मैंने सोचा ये क्यों ना इसको यूज़ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, जो मैं जिससे अपने जो नॉलेज को आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर डालें कि हमने इसमें आपको और क्या चाहिए, या कोई टेक्नोलॉजिकल कोई कमी है तो मैं उसको दूर करने की भी कोशिश करूँगा धीरे धीरे। और एजुकेशन के संदर्भ में तो आप ज़रूर लिखें। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, इसके बाद में अगला लेक्चर आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको दूंगा। और मेरी आपसे ये हमेशा सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ पेशेंस रखकर मेरे लेक्चर को शुरू से एंड तक जरूर सुनें। ये ना देखें कि इसमें 20 मिनट लग रहे हैं, 25 मिनट लग रहे हैं। अभी चूंकि स्टार्टिंग हो सकता है कोई लेक्चर मेरा 30-35 मिनट का भी हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो, बहुत ज़्यादा बात मैं आपसे ना करूँ फालतू की, केवल पॉइंट काम की बात आपसे रहें। और ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं आपका एक नंबर 100% इसके में पक्का हो जाता है बिल्कुल, जो आपने मेरी पूरी इसकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजीज देखी और एजुकेशन साइकोलॉजी देखी। और मैं कहता हूँ नंबर पक्का ना भी हो अगर, तो हर चीज़ नंबर से नहीं तोड़ी जाती है। इसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसकी बैकग्राउंड में आपको जाना बहुत ज़रूरी था कि CDP कहाँ से निकल कर आई। ठीक है, तो इस संदर्भ में मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की थी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।